हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। कई जगह प्री बोर्ड हो रहे हैं और कई जगह वार्षिक पेपर डायरेक्ट होने वाले हैं। तो वार्षिक पेपर जो है वो 3 तारीख को कक्षा 10वीं वालों का होने वाला है ना। तो सबसे पहला पेपर क्या होने वाला होता है, हमेशा हिंदी होता है, तो हिंदी होगा। तो 3 तारीख को समझो कि मार्च में आपका पेपर होना चालू हो जाएगा। तो अभी मैं जो प्रश्न दिखा रहा हूँ जो मॉडल क्वेश्चन पेपर से है, इस प्रश्न पत्र को मैंने नहीं बनाया है, इस प्रश्न पत्र को बोर्ड वालों ने बनाया है। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और जो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताया ना, उनसे मैच कर लेते हैं कि इसमें कितना प्रश्न है उससे संबंधित। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को पढ़ के जाते हो तो क्या वाकई में आप अच्छे नंबर ला सकते हो या नहीं, ये चेक कर लेते हैं इसमें। तो बहुत सारे प्रश्न हैं और देखते हैं कि जो टाइप के प्रश्न इस मॉडल पेपर में है वो टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताया कि नहीं बताया है। भाई तभी तो पता चलेगा ना कि मैं जो बता रहा हूँ वो आता है या नहीं आता है। तो इसे कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को। और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिया है हो सकता है उठा दें यहाँ से कई प्रश्नों को, है ना। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होता है और जो वार्षिक पेपर का क्वेश्चन होता है वो रहता तो सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पे प्रश्न है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इसमें आया है उन प्रश्नों को नहीं उठाता, बस उसके जगह दूसरा प्रश्न को उठा देगा। यही खेल खेलेगा ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं पहला प्रश्न। 9 - x का वर्ग दिया है, का शून्यंक होगा, तो शून्यंक बताना है। तो इसे मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया है, मैं 2 नंबर में इसको समझाया था आप लोगों को 2 नंबर के प्रश्नों में। तो बस आपको करना क्या है, ये जो 9 है इसको भी 3 के वर्ग में लिख दो और ये x का वर्ग कर दो। आगे क्या करोगे, ये सूत्र होता है ना, a - वर्ग माइनस बी वर्ग का। तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी, और इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 रख दो। एक बार इसके साथ तुलना करो, एक बार इसके बाद साथ तुलना करो। ठीक है, तो ये सूत्र है समझो। अब इस सूत्र के हिसाब से 3 हो जाएगा और फिर माइनस एक्स, फिर ये 3, फिर प्लस एक्स। तो देखो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, है ना। तो 3 निकल रहा है तो ये माइनस में है, इसका मतलब क्या है, इसका मान प्लस में आएगा। तो ये एक 3 का मान प्लस में आ रहा है और ये प्लस में, इसलिए एक 3 का मान माइनस में आएगा। अब देखो कहाँ पे है माइनस में प्लस और माइनस में, माइनस में 3 है ना, प्लस में, और प्लस में एक -3 है और एक +3 है। कहाँ पे है भाई, देखो तो ये बी है। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो ये प्रश्न देखो 1 नंबर वाला भी फंस गया। 1 नंबर वाले प्रश्न को आपको रटने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने जो आप लोगों को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का बताया ना, उसमें 1 नंबर वाले प्रश्न अपने आप मिल जाते हैं, ये अपने आप, क्योंकि ये गणित है। गणित सोल्यूशन पे आधारित होता है और सोल्यूशन जो है अगर आप जानते हो तो 1 नंबर वालों को पढ़ने, 1 नंबर वाले की जो प्रश्न है ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि जो पेपर होगा आपका वार्षिक उसमें अंग्रेजी में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, दोनों में रहेगा। हिंदी मीडियम वाले जो है वो हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे आपका ये स्कूल क्या है, हिंदी मीडियम वाला है ना, तो आप लोग डायरेक्ट हाई सेकेंडरी स्कूल ऐसे कुछ लिखते हो। लेकिन सेकेंड जो होता है आत्मानंद वाले, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं ना, तो कुछ मॉडल स्कूल भी है जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं। तो उन स्कूलों में यही पेपर उसी डेट में होगा, बस अंग्रेजी में वो लोग लिखेंगे और आप लोग हिंदी में लिखोगे। इसके बाद दूसरा देखो, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का वियुक्तिकर होगा। तो वियुक्तिकर का आज बहुत खांसी आ रहा है चलो इसको देख लेते हैं ना। वियुक्तिकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। तो देखो ये जो है, ये x जो है ये b को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे x के साथ कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, b बराबर 1 रहेगा। a बराबर कितना रहेगा, आगे में देखो 2 है तो 2 ले लो। c बराबर कितना रहेगा, -6। इन मानों को इस सूत्र में रख दो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 1 b का मान है ना, तो 1 का वर्ग -4 गुणित a का मान कितना है, देखो 2 है, और c का मान कितना है, c का मान -6 है। तो 6 दूनी 12 और 12 और गुणित 4 कितना होगा, 48। और देखो ये माइनस है और ये भी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 1 + 48 कितना हो गया, 49। तो उत्तर आ रहा है 49। तो 49 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है।
तो ये प्रश्न भी देखो फंस गया, तो 1 नंबर वाले में भी आपका काम आ रहा है ना। अब देखो 1 नंबर वाले में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें देखो तीसरा प्रश्न, बिंदु 2 - 6 किस चतुर्थांश में है। भाई ये भी प्रश्न आसान है, इसे तो मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ। एक्स, ये -x, ये -y और ये y, ठीक है। ये जो है ये पूरा प्लस को प्रदर्शित करेगा, ये एक्स के माइनस साइड को प्रदर्शित करेगा, ये वाई के ये प्लस साइड को, और ये नीचे वो माइनस साइड को। तो देखो ये जो मान है -6 किस साइड में होगा, तो -6 मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे है ना, तो ये हो गया -6, और ये क्या है 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट प्लस साइड में है, ठीक है, ये 2 पॉइंट इस साइड में। अब दोनों के बिंदु को मिलाओ तो ये ऐसे ऐसे मिलेगा, और ये यहाँ पे तो देखो कहाँ पे आ रहा है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। क्लियर हुआ ये भी। ये सब आसान प्रश्न, देखो ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को बताया है। साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा कितना होगा। भाई 1/, इसे कोसेक में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, और ये कोसेक थीटा जैसा वैसा रहने दो, तो ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो उत्तर जो होगा वो 1 होगा। क्लियर हुआ ये भी। इसके बाद देखो 5वां प्रश्न, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण आयतन तो नहीं कहा है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। हाँ तो ये क्या होता है, सूत्र मैं भूल रहा हूँ, और अभी मैंने आप लोगों को ये अध्याय जो है वो बताया नहीं है, ठीक है, ये जो अध्याय है अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठ का अगर आयतन कहता तो 6, और ये a का वर्ग होता है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ मुझे याद है कि नहीं। 6 a का वर्ग, 6 गुणित और 6 का वर्ग, 6 छक्के 36, 216 होता आयतन कहता है। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल कह रहा है तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये नहीं आएगा, ये मतलब आंसर में नहीं होगा, हटा दो, ये आयतन का है। अब ये क्षेत्रफल में बच गया 2 मान, तो 6 + 6, 6 गुणित 36, 1 मिनट 36, और ये 36, फिर दूसरा भी 36 इस तरीके से, ठीक है, फिर 2, तो इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद तो 200 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो 200 आ जाएगा, तो ये आ रहा है 200 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। ये अध्याय जो है ये अध्याय 15 है, और अध्याय 15 से 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। एक तो 1 नंबर के आएगा, एक 7 और एक 8 नंबर के आएगा, ठीक है। अभी तक जितने अध्याय से बताया हूँ मैं, 1-1 नंबर में तो पूरा आ गया है ना, ये बस छोड़ दियो, अभी ये वाला बस छोड़ दो समझो, ठीक है। इसके बाद देखो खाली स्थान देखते हैं। देखो पहला प्रश्न खाली स्थान का, जब 2 रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं होती है तब समीकरण निकाय कैसा होगा। भाई ये भी बताओ, ये अध्याय 2 से है। अध्याय 2 से मैंने कहा था कि 6 नंबर के प्रश्न आएगा, जिसमें आलेख को मैंने आपको बताया था, है ना, आलेख उल्लेख के बारे में बताया था। नहीं अध्याय 3 से है, सॉरी ये अध्याय 3 से है ना। प्रतिच्छेद रेखाएं, समीकरण आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं करती, ये 1 मिनट, अब ये तो ठीक है अध्याय 2 से ही मान लो, क्या, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। देखो ग्राफ वाला मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक प्रश्न बताया था ग्राफ से, जो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो जो 6 नंबर वाले में था, जब 2 रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगा तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इस तरीके से दोनों चला जाता है समांतर। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर होती है, तो वो कहलाता है अनंत अनेक हल कहलाता है, और कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी विद्यमान हो, ठीक है, समांतर नहीं हो, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा छुपा हुआ हो, तब कोई हल नहीं होगा आएगा। तो इसके 3 ही फॉर्म होते हैं, और इनको भी मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया था। अब देखो ये वाला प्रश्न, ये 1 नंबर वाला है, इसे तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन ये समझो कि ये किसी सन में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये आ चुका है एक आध बार। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। अभी तो सबके पास लगभग पैन कार्ड हो गया होगा, तो उसी पैन कार्ड के बारे में कह रहा है, PAN, पैन कार्ड। जब आप 18 साल के हो जाओगे ना, तब ये बनता है आयकर विभाग, और इससे क्या होता है, टैक्स पटाने के लिए बनाया जाता है ना, मतलब टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जब मुझे भरना होगा, तो मैं 18 साल का हो जाऊंगा और इस पैन कार्ड को बनवाऊंगा, तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम पैन कार्ड कहते हैं, ये आयकर विभाग के द्वारा बनाया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर यही रहेगा। इसके बाद देखो तीसरा, समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। अब देखो समरूप बहुभुज है ना, बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजा हो सकते हैं लेकिन दोनों जो है एक जैसा है। हो सकता है एक छोटा बहुभुज क्या है, 5 भुजा भी तो हो सकता है ना बहुभुज में, इस तरीके से। देखो एक बड़ा, ऐसे कर लेते हैं एक को, इसी तरीके से 5 भुजा ले लेते हैं। देखो एक बड़ा एक छोटा हो गया। अब देखो संगत भुजा ये हो गया और ये हो गया, ये संगत कोण है ना, यहाँ पे भुजा के हाँ कोण का है, संगत कोण का है ये और ये। तो जितना ये कोण है उतना ही अंश का मान इसका भी होगा। मान लो 50 यहाँ पे तो 50 ये भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर। इसे मैंने आपको अध्याय 11 में बहुत बारीकी से बताया हूँ, है ना। तो ये फंस गया समझो। इसके बाद देखो, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद खाली स्थान होता है। एनवा पद का सूत्र लिख दो यार। यहाँ पे एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही तो होता है ना एनवा पद। ठीक है, यही तो पूछा है, एनवा पद का मान बताना है। एनवा पद का सूत्र होता है यही। तो एनवा पद का मान इतना होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, अगला देखो, ये भी आपको पता होगा है ना, ये चौथा अध्याय से था। अब देखो पांचवा अध्याय से, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। ये अध्याय 12 से प्रश्न है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमेशा पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, व्यास। देखो जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ कि व्यास को इन लोगों ने जीवा बना दिया है, जबकि व्यास कोई भी कंडीशन में जीवा नहीं होगा। ये भी मैंने साबित करके दिखाया। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें हमने व्यास को जीवा मान के हल किया है, बिल्कुल वहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं था। अध्याय 12 को जब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सूची में बता रहा था, तब मैंने एकदम बारीकी से बताया था कि ये व्यास को लिया ही नहीं गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जब बोर्ड में आएगा तो आपको व्यास को ही सबसे बड़ा जीवा मानना है। ये भी हो गया आपका। चलो आगे देखो, सत्य सत्य। पहला देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। भाई इसको तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ आप लोगों को कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं। तो ये सत्य कथन है। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, ये खाली स्थान में भी आ सकता है, और सही जोड़ी सही जोड़ी तो नहीं आएगा, सही जोड़ी की जगह में चलो असत्य असत्य देख लेते हैं, इसमें आ सकता है। सही जोड़ी में भी टॉपिक आ सकता है। तो अपने हिसाब से जो बोर्ड है सही जोड़ी देगा या सत्य असत्य देगा, वो उसी समय पता चलेगा, पेपर के समय। ठीक है, आगे देखो, साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान टेन थीटा होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई, साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा होता है। तो इसलिए ये कथन जो है ये गलत है समझो। तीसरा देखो, दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है। इसे मैंने आज ही पढ़ाया है, आज ही। और आज मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया भी है कि दो विषम संख्या देख लो, एक और एक संख्या है ना, और इसके वर्ग, दो विषम संख्या के वर्ग, एक को तो छोड़ दो। ठीक है, दो विषम संख्या ले लो। ठीक है, दो विषम संख्या, एक मैंने 3 कहा था। ठीक है, 3 और एक क्या लिए थे, 3 फिर लिए थे। अब देख लो, जोड़ लो भाई, 3 तिया 9 और फिर कितना होगा 9, 9 9 कितना हो गया 18 आ गया। तो दो विषम संख्याओं के वर्गों का, अब दोनों विषम संख्या मैं सेम ले रहा हूँ या अलग ले रहा हूँ, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों विषम संख्या है और इसके वर्गों का योग क्या होगा, सम होगा। ठीक है, इसे सबसे शुरू में मैंने बताया था कि दोनों का योग क्या होगा, सम होगा। तो ये जो है ये कथन सत्य है। इसके बाद देखो, दो समान जीवाएं, ये प्रश्न जो है ना, दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये अध्याय 14 से है ना, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 अध्याय बचे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, एक अध्याय 13 और एक अध्याय 15। दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। क्या ये सही कह रहे हैं, नहीं। देखो ये जो प्रश्न है ये अध्याय 12 से है, ये केंद्र है, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे देखो ये केंद्र में ये भी है। तो देखो यहाँ का कोण अलग है, यहाँ का कोण अलग है, तो कैसे एक बराबर होगा, इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ये जो कोण है इसके दुगना तो दे, ये वाला जो कोण है वो है, केंद्र बिंदु में बना हुआ कोण क्या होता है, दुगना होता है, तो इसलिए ये कथन असत्य होगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया ना। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाए तो दर दुगना और समय दुगना कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 1 वर्ष है, मान लो 1 वर्ष, तो कितने बार पटाया जाएगा, 2 बार, तो ये तो दुगना हो रहा है, क्या हो रहा है, समय।
समय दुगना हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया, देख लो समय दुगना हो गया, ठीक है। अब दर को करते हैं, तो दर दिया हुआ है 10%, 2 बार पटाएंगे तो 5-5 होगा, तो दर जो है वो आधा हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा, ये नियम है। इसलिए ये कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। और इसे भी मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत ही बारीकी से बताया था। तो यहाँ पे इतना तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया ना। ये जो प्रश्न है ये बोर्ड के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र है, तो समझ सकते हो कि ऐसे ही प्रश्न वार्षिक पेपर में आएगा। ये तो नहीं आएगा क्योंकि जो मॉडल क्वेश्चन में रहता है ना, उससे संबंधित ही प्रश्न देंगे, लेकिन बदल के देंगे, मानों को बदल के और थोड़ा बहुत दूसरे प्रश्नों को उठा देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको आईएमपी दिया है उन्हीं से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, या उन्हीं के टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो समझ जाओ कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो ना और एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का 70 से तो 72-73 तक के जा सकते हैं। 75 तो थोड़ा मुश्किल है, 75 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 72-73 तक के तो जा सकता है आपका 75 में। और अगर आप असाइनमेंट है ना 25 नंबर का, तो असाइनमेंट में भी ला लेते हो कितना, वही कोई 22-23 नंबर तक के, अगर आपके स्कूल वाले दे देते हैं तो, और पूरा में पूरा दे दे तो और अच्छी बात है। तो आपका 90+ तो जा ही रहा है, तो आपको बेनिफिट तो मिल गया है। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताया गया, अगर उनको पढ़ के जाते हो तो आपका 90+ का बेनिफिट इस अध्याय, ये जो गणित है उससे तो मिल रहा है। तो आपको बेझिझक पढ़ना चाहिए उसे। देखो यहाँ पे फिर से प्रश्न आ गया, देख लो। अभी मैंने इसे सिद्ध करके आपको दिखाया था ना, यहाँ पे इसका गुणनखंड करना है। तो भाई यहाँ पे क्या करना है, 2 हिस्सों में बांट दो, x माइनस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है ना, 4, और ये हो गया x+4। ठीक है, गुणनखंड करना है, इतना ही तो करना है, और कुछ तो नहीं करना है ना, बस इतना ही तो करना है कह रहा है। तो 2-3 पद में ये हो जाएगा, तो ये जो है इसका आंसर है, समझो। अब यहाँ पे देखो चतुर्थानुपाती से एक प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बताया था। चतुर्थानुपाती कैसे बनेगा पता है, क्या करोगे भाई, 4 पद है, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये 7, फिर ये 3 है ना, ये अनुपात लिखो, फिर समानुपात, फिर 21, फिर अनुपात, फिर x, ऐसे करोगे है ना। पहले और चौथे का गुणा, दूसरे और तीसरे का गुणा, यही होता है। बस गुणा कर दो, x का मान आ जाएगा। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लेना कह के। अब देखो अगला देखते हैं, कौन सा प्रश्न है, 2 हो गया ना। चौथा देखो कहाँ है चौथा, ये देखो चौथा प्रश्न, देख लो। बिंदु दिया है, 2 बिंदु के बीच की क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था ना, दूरी ज्ञात करना, निर्देशांक ज्ञात करना, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का सूत्र एक ही रहेगा। तो दूरी कह रहा है या निर्देशांक है, तो ये x1 y1, इसे आपको x2 और इसको y2 मानना है। सूत्र लगा दो भाई, x2 माइनस x1 का वर्ग, फिर प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये सूत्र लगा देना। इसमें x1 x2 y1 y2 के मान को रख दो, जो भी उत्तर आएगा वही इसका फाइनल उत्तर रहेगा। ये भी मैंने बताया था, ये भी यहाँ पे फंस रहा है। देखो इसके बाद देखो ये 5वां प्रश्न, सेक 70 दिया है और कोसेक 20 दिया है, इसका मान कितना आएगा। मुझे ऐसे ही पता चल गया है कि ये जो है सेक 70 और कोसेक 20 का मान आएगा 1, और फिर इसका भी 1 आएगा, साइन 59 और कॉस 31 का मान भी 1 आएगा, तो ये 2 आ रहा है उत्तर। तो देखो शॉर्टकट में मैंने बता दिया, और मैंने बताया था कि इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये कौन से अध्याय से है, ये जो अध्याय है, 1 मिनट, ये कौन से अध्याय से है, ये जो प्रश्न है ये अध्याय 9 से है ना, त्रिकोणमिति से, तो ये 9 अध्याय से है। तो देखो 9 अध्याय वाला भी फंस गया। अब देखो 6वां प्रश्न, ये 2 नंबर के अंतिम प्रश्न है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, माध्य ज्ञात करना है। अब 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, डायरेक्ट सभी संख्याओं को क्या करते हैं, माध्य मतलब समांतर माध्य है ना। आपको पता है ना, मैंने लास्ट में अध्याय जो 16 है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, तो 1 से लेके 10 तक के पूरा संख्या को क्या लिखना है, 2, 3, 4 इस तरीके जोड़ना है, और 10 है तो n का मान कितना होगा 10, तो 10 से भाग कर दो, तो 55/10, तो 5.5 आ जाएगा। तो 5.5 जो है वो समांतर माध्य इसका आएगा, जोड़ लेना, 55 आएगा, 55 को 10 से भाग करो, 5.5 आएगा। तो भाई समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बता दिया हूँ मैं, है ना। बहुलक कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया है। उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक के प्रश्न आएंगे, बहुलक, समांतर माध्य या माध्यिका, जो 2 नंबर का रहेगा और जो 6 नंबर का रहेगा। तो समझ जाओ कि इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद देखो 7वां प्रश्न, समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा पद, और उसके बाद कितने पद, 78 होंगे। देख लो भाई, ये प्रश्न भी, ये भी पूरा फंसा हुआ है समझो।
क्या करोगे, पहले डी का मान निकालो। ए का मान तो आपको दिखाई दे रहा है 24, डी का मान पीछे वाले में आगे वाले घटा दो, तो पीछे में घटाएंगे तो -3 जो है वो डी का मान हो जाएगा। और 78 जो है ए एन, जिसे हम एल का मान कहते हैं ना, ए एन का मान है। बस सूत्र में रखो। यहाँ पे समांतर श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही सूत्र है। एन का मान यहाँ पे रख देना 78, ए का मान यहाँ पे और डी का मान यहाँ पे, एन का मान ज्ञात हो जाएगा। कौन से पद में 78 बैठा है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। ये भी फंस गया समझो, आपका 3 नंबर वाला भी प्रश्न आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये आया भी है, परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, है ना। ये अध्याय कौन से अध्याय से, 15 भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की सूची वाला दिखा रहा था तब ये प्रश्न था वहाँ पे, उस समय ये प्रश्न था। तो देखो यहाँ पे ये प्रश्न दे दिया गया है, तो 3 नंबर में ये प्रश्न आया भी है। ठीक है, जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तब मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ये बहुत आसान है। परिधि का मान पता है ना, 2πr, बस 88 कर दो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर का मान निकल जाएगा। 2 और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना, और ये आर, फिर ये 80, तो इस तरीके से ये कट जाएगा, फिर ये 40, इस तरीके से कटते जाएगा। ये आसान है, बस आपको सूत्र याद रखना है, उसके बाद आसानी से ये प्रश्न बन जाएंगे। चलो आगे देखो, 9वां प्रश्न, ये रहा 9वां। सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम। देखो ये 14वां प्रश्न का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जब मैं हल कर रहा था ना, तब इसी को मैंने हल किया था। विषम संख्याओं के वर्ग, जो विषम संख्या है, दो विषम संख्या नहीं कह रहे, एक ही विषम संख्या, और उस विषम संख्या के वर्गों का वर्ग मैं विषम संख्या सिद्ध करके ला के आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने अभी अभी हल किया था, ये समझो कि ये भी फंस रहा है। अब देखो 10वां प्रश्न, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण, ये जो है मान दिया हुआ है, बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x के 2 मान, पहले इसको सॉर्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जब तक के हर बराबर नहीं होगा तब तक जुड़ेगा नहीं। तो 10 का वर्ग हो गया, फिर ये -1 हो गया, फिर बराबर दोनों के बाद 3, इतना आएगा। इसको सही से लिख लो, तो 10 ये x है ना, 10x का वर्ग, फिर -3x और ये +1, ये बन गया। अब इसके मूल निकाल सकते हो, गुणनखंड करोगे तो मूल ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड कर दोगे इसके तो मूल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका गुणनखंड करने पर, एक तो 5 और एक 2, 5 और 2 में कटेगा। ठीक है, 2 हिस्सों में टूट जाएगा, तो मूल इसी तरीके से निकालना है। तो समझो ये भी प्रश्न बन गया है ना, गुणनखंड करना है इसका। इसके बाद देखो चर्चा नंबर की, अब चर्चा नंबर में आते हैं। शंकु वाला अभी तक मैंने बताया नहीं है। शंकु का पहले आप लोगों को मुझे आयतन का सूत्र बताना पड़ेगा ना, जो जो सूत्र है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद ये आसानी से ये भी हल हो जाएगा। तो समझो अभी तक मैंने बताया नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। जो जो मैं बताया हूँ अध्याय से, उन अध्याय से प्रश्न आया है कि नहीं आया वो चेक कर रहे हैं ना, तो देखते हैं। ये गोला वाला भी छोड़ दो क्योंकि ये उसी अध्याय से है। अब देखो यहाँ पे माध्यिका से देख लो भाई, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आया है कि नहीं आया है, आया है ना माध्यिका। और माध्यिका, बहुलक और एक और क्या है, समांतर माध्य, तीनों से मैंने आप लोगों को प्रश्न बता दिया हूँ, है ना, तीनों से बता दिया। सूत्र याद होना चाहिए, क्या था, L + N/2 - CF, यही था ना। तो ये सूत्र आपको याद है कि नहीं, बस इसी सूत्र से माध्यिका वाला बनेगा। सूत्र याद रखना, बहुलक का भी याद रखना, और समांतर माध्य के बड़े प्रश्नों के, तीनों प्रश्नों के सूत्र याद रखना। अब देखो अथवा में बहुलक भी दिया है, अगर आपको माध्यिका वाला ज़्यादा कठिन लगेगा तो आप बहुलक वाले को भी बना सकते हो। और बहुलक वाले को भी मैंने बताया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया, देखो 16 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 16 जो है वो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो इसकी निम्न सीमा क्या होगा, 20, और 30 में 20 घटाओगे तो h का मान निकल जाएगा, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये और आसान है, बहुलक जो है वो माध्यिका से ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जो जो मैं प्रश्न बताया, बस आपको ना आँख मूंद के ना गणित में देखना ही देखना है आपको। ठीक है, वो सारे प्रश्न देखना जिनको मैंने बताया है, सारे प्रश्न फंस रहे हैं यहाँ पे। ये 13वां देखो, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। अब देखो यहाँ पे मूल बिंदु से जाने वाली क्या पूछ रहे हैं, प्रवणता ज्ञात करना है। तो भाई मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 तो होता है ना, तो 0, 0 से होकर जाने वाली, तो भाई ये x1, ये y1 और ये x2, y2, बस सूत्र लगा दो, y2 - y1, x2 - x1। ठीक है, यही होता है प्रवणता को। और क्या कहते हैं, प्रवणता को ढाल भी कहते हैं। कई बार यहाँ पे प्रवणता ना देके ढाल दे देगा, तो भी यही सूत्र लगाना और हल कर देना है, और इनके मान को यहाँ पे रखोगे, हल हो जाएगा। देखो इतना आसान है 13वां प्रश्न भी।
यहाँ पे अथवा भी दिया है और अथवा भी आपसे बन जाएगा। मैं जो प्रश्न बताया हूँ उसमें सबके ऑप्शन है आपके पास ना। देखो यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करना है। अब निर्देशांक पता है, निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे देखो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष के लिए ज्ञात करोगे, है ना। तो y अक्ष का मान यहाँ पे देखना है, y अक्ष क्या है, तो y अक्ष के लिए क्या मानोगे, x को 0 और y को y बस लिख दोगे इस तरीके से। फिर एक बार इसको x1 x2 y1 y2, फिर यह भी x1 x2 y1 y2, इस तरीके से दोनों के अलग अलग निकाल के हल करना है। और ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये भी फंसा है समझो। देखो ये प्रश्न भी फंस गया, ये देखो 9 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल और 16 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों के क्या निकालना है, अनुपात बताना है, ठीक है। अनुपात कितने का अनुपात है, तो ये भी प्रश्न फंसा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये अध्याय 11 से है, अध्याय 11 के प्रश्न है, ये प्रश्न भी फंसा है। मान को अगर बदल देगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मान बदल सकता है, यहाँ पे हो सकता है 16 यहाँ पे दे दे, यहाँ पे 25 दे दे, तो भाई इससे में भी तो बन जाएगा। और समरूप से संबंधित है, समरूप को मैंने आपको बहुत बारीकी समझा दिया है कि भाई त्रिभुज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोण और ये कोण समान होंगे, जो संगत कोण है वो समान होंगे। इसका संगत कोण जैसे ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, इसका संगत कोण जितना है उतना इसका भी होगा। यही तो समरूपता की नियम है। तो बस उस नियम को फॉलो करना और प्रश्नों को हल करना, बन जाएगा। जो प्रश्न मैं बताऊँ उन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे अथवा भी दिया है, चलो अथवा को भी देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देख लो भाई, अथवा तक के फंस रहा है। अब तुम क्या कहोगे बताओ ना भाई। लाइव क्लासेस में मेरा वीडियो डला हुआ है, जब भी आपको कोई दिक्कत आएगा और जिन जिन प्रश्नों को आपको देखना है, 1-1 घंटे का है लगभग लाइव क्लास, तो 1-1 घंटा की जो लाइव क्लास है बस उनको देख लेना आपको, ठीक है, उनको देख लेना है। और पेपर में जाने से पहले एक दिन तो पूरा लाइव क्लास को देख लो, जैसे भी देखना चाहो। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में रहोगे तो आप क्या करना, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, क्योंकि आप पहले ही एक बार देख चुके हैं, अब दूसरा देखोगे तो फास्ट फॉरवर्ड में आपका समय बच जाएगा, है ना। तो उसके जो बताया गया हो उसको स्पीड को बढ़ा देना थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ाऊंगा देखना। और वो जो प्रश्न है उसके बाद फिर ना अपने परीक्षा बोर्ड या जो भी होगा आपके पास, उनमें उन्हीं प्रश्नों को जो टिक लगाया हो ना, जो मैंने बताया हूँ, उन्हीं सारे प्रश्नों को फिर से आप देखना, बनाने की कोशिश करना, या फिर उसको रटने की कोशिश करना या समझने की कोशिश करना। ये आपको करना पड़ेगा। 2-3 बार ऐसा करोगे तो जब पेपर दिलाने जाओगे तो आपको पूरा प्रश्न याद रहेगा। पूरा कैसे बनेगा, किस टाइप के प्रश्न है। देखो एक बार में कोई भी प्रश्न याद नहीं होता है, नहीं समझ में आता है। एक बार में समझ में आ गया तो आप कुछ समय के बाद, जैसे मैं बता के उड़ जाता हूँ, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो आपको भूलना नहीं है, उसको बार बार देखते रहना है, तब आपको याद रहेगा। तब तक के देखते रहना जब तक कि आप परीक्षा हाल में परीक्षा दिला के ना आ जाए, अब भूल जाए। अब आप कह सकते हो कि मैं भूल जाऊंगा, अब मुझे कोई मतलब नहीं उस पर, तब आप उसको भूलने के लायक भूल सकते हो, पर उससे पहले आपको भूलना नहीं है। चलो अगला देखो, 15वां प्रश्न, ये 5-5 नंबर का प्रश्न है ना। तो 55 नंबर में देखो, आवर्ती और हमें क्या देखना है, सावधि देखना है। देख लो आवर्ती आया है, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्न, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है कि मुझे आवर्ती का सूत्र पता है और मैंने आवर्ती से आप लोगों को बता दिया हूँ। और ये अखिल है चाहे ये कोई भी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं ये देखूंगा कि आवर्ती है कि सावधि है। आवर्ती है तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, सावधि है तो कौन सा सूत्र लगाऊंगा। और एक यहाँ पे देखो, इसमें दिया है सावधि से भी दिया है, ठीक है, सावधि से तो आवर्ती और सावधि दोनों से कंपलसरी, ये दोनों मिला के एक प्रश्न देते हैं ये लोग, ठीक है, एक प्रश्न। और एक प्रश्न जो है जो बहुत हार्ड है, उन्हें मैं आप लोगों को नहीं मैं वो जो प्रश्न है उसको मैंने आप लोगों को नहीं बताया ना, तो समझ जाओ कि इन दोनों को तो आपको देखना ही है। और सावधि अगर यहाँ पे लिखा है तो सावधि का आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, और दोनों में से एक जो है आएगा। यहाँ पे तो दोनों दे दिया है, सावधि आवर्ती, अच्छा बात है कि दोनों आ जाए। और वो जो अगला प्रश्न है जिसे मैं बोल रहा हूँ बड़ा प्रश्न है, जो कॉमर्शियल है, वो बहुत हार्ड है। वो वार्षिक पेपर में वो आता ही है, हालांकि अभी नहीं दिया है, लेकिन वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। और इन दोनों में से एक को कंपलसरी देखने को मिलेगा। तो बस आपको सूत्र याद रखना है और बनाने के तरीके, इसके बाद ये भी प्रश्न बन जाएगा। और ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं 5-5 नंबर के में अगला प्रश्न। ये 16वां प्रश्न है, 2 ही प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर में। 16वां प्रश्न देख लो, 18 तक के रहेंगे ना प्रश्न। तो देखो यहाँ पे परिवृत्त है, परिवृत्त वाला ये अध्याय 13 से, अभी तक मैंने आप लोगों को अध्याय 13 नहीं बताया हूँ ना। तो अध्याय 13 से मैंने कहा था कि परिवृत्त एक होता है अंतःवृत्त,
परिवृत्त, इन दोनों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त बस को समझना है हमें दोनों को। एक प्रश्न समझ गए ना तो उससे जो भी रचना है, जो भी करना है वो आसानी से बन जाएगा। तो ये प्रश्न अभी तक मैंने आपको नहीं बताया हूँ, है ना। मैंने बताया था कि अध्याय जो 13 है वहाँ से भी आएंगे प्रश्न, 5 नंबर के या 4 के। तो यहाँ पे 5 को उठा रहा है, तो 5 नंबर की जो प्रश्न आएगा उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। और ये तो समरूपता से देखो, एक प्रश्न ना अध्याय 11 से शायद उठा दिया है। नहीं, अध्याय 11 से नहीं है, नहीं ये भी 13 ही है, 13 के हैं। ठीक है, ये भी 13 है, ये भी 13, अथवा भी 13 का ही है। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न, ये रहा भाई 17वां प्रश्न। ये अध्याय 2 से है और ये समीकरण को देखकर कुछ याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे कैसे हल करना है। समीकरण को देखकर समझो भाई, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि याद आ रहा है ना। यह अध्याय 2 से है, तो प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन विधि, है ना, समीकरण निकाय विधि, और एक कौन सा विधि था, एक था आपका ग्राफ विधि। तो ये भी प्रश्न मैंने बता दिया, तो समझ जाओ ये भी फंसा हुआ है। देख लो भाई, जो बताएं वो फंसा हुआ है। और देखो यहाँ पे, ये देखो ये भी उठा दिया, सीधा उठा के ला दिया मतलब ये भी फंसा है। इसके बाद देखो 18वां प्रश्न, ये आपका अंतिम प्रश्न है। अब अंतिम प्रश्न में 6 नंबर के कहाँ से देखने को मिलेगा, तो देखो अंतःकोण, है ना, यहाँ पे ये कहाँ से है, ये साइन बी और कॉस ए, इस तरीके से करना है। और दूसरा क्या है, मीनार वाला। ठीक है, तो कौन से अध्याय से, एक मिनट, मुझे भी अध्याय कन्फर्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्रश्न को मैं प्रश्न जो है मुझे देखे देखे टाइप से लग रहा है। ठीक है, कौन से अध्याय से है, याद आ रहा है क्या किसी को, कौन से अध्याय से है? अंतःकोण सिद्ध कीजिए और साइन, ये त्रिकोणमिति जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी दे दिया है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी का मतलब तो वो नहीं होगा, लेकिन हाँ हाँ ठीक ठीक, अब मुझे याद आ गया। ये जो है ये 9 अध्याय से है और ये 10 अध्याय से है। ठीक, याद आ गया। 9, 10 से भी 6 नंबर के प्रश्न आने वाले थे ना। तो देख लो भाई, 9 और 10 दोनों से आ गए, है ना। मीनार उनार लिखा हुआ है, और देख लो मीनार वाला मैंने इसे बहुत बारीकी से आपको बताया था, दोनों टॉपिकों को। तो ये दोनों टॉपिक भी फंसा हुआ है। तो जितना मैंने अब तक के आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सीचू में दिया है, और जो जो प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा है, उन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हो तो 100% है कि आपका नंबर वार्षिक पेपर में 70 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और एक एक नंबर के प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन लेना भी नहीं है। उसको पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, जो मैंने बताया उसके बीच में वो प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो एक एक नंबर का समझ जाओ, 15 नंबर का है तो 15 नंबर में मिल गया। एक दो प्रश्न छोड़ दो, हो सकता है आपसे गलती से ना बने, तो 12 तो बन गया ना, 13 तो बन गया ना। छोड़ना नहीं है, सभी बन जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन समझ लो कि 12 उसमें हो गया और ऊपर के 2-3 नंबर छोड़ के बाकी सब बन रहा है। तो इस तरीके 70 से 75 के बीच में 70 तो प्लस चले ही जाओगे, आसान हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, और इसमें ये भी मैंने दिखा दिया कि मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूँ वो कितना हद तक फंस रहा है और कैसे प्रश्न आ रहा है, और जो मैंने बताया कि वो आया कि नहीं आया। तो देख सकते हो पूरा पूरा प्रश्न पत्र मैंने दिखा दिया है। तो पूरा का पूरा जो मैंने बताया उसको आपको पढ़ना ही है।